अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैब रहमान अपने नए लेक्चर के साथ आपके साथ है। अपनी आज के लेक्चर में हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, सेंटर्स ऑफ मास एंड ग्रेविटी। हमारी रेफरेंस बुक है क्यू के गौरी साहब की। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 2 और 3 कर चुके हैं, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस और इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। जनरली मैंने पहले भी कहा था कि इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स और सेंटर्स ऑफ मास एंड ग्रेविटी, ये चैप्टर नंबर 3 और 4 बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो चॉइस की बेस पे छोड़ देते हैं, मुश्किल समझ के भी छोड़ देते हैं और अनफॉर्चुनेटली बाद असातिज़ा भी इनको छुड़वा देते हैं। आई स्ट्रांगली रिकमेंड, आई रिपीट माई वर्ड्स, आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप अच्छी तरह से, आपको इन 2 चैप्टर्स की मुकम्मल ट्यूशन यहाँ पे हमारे चैनल पे मिलने वाली है। इनको अच्छी तरह तैयार करें। अगर आप इनको अच्छी तरह तैयार करके एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, यू विल हैव द एक्स्ट्रा एडवांटेज अगेंस्ट योर अदर क्लास फेलोज। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर रिकमेंड करूँगा कि इन 2 चैप्टर्स को ज़रूर ज़रूर तैयार कीजिए। इवन जो अगर ये वाला प्ले लिस्ट चैप्टर नंबर 3 और 4 CSS में अपीयर होने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, अगर वो भी मेरा एक चैनल देखेंगे तो उनके भी कई अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो इन 2 चैप्टर से तैयार हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पुराने हैं और आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना और कोई कमेंट करना मत भूलिएगा। दिस इज़ रियली वेरी बिग बूस्टिंग इफेक्ट फॉर अस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सेंटर्स ऑफ मास एंड ग्रेविटी का, और इसका नाम है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये तीनों वर्ड जो हैं वो जनरली और मोस्टली स्टूडेंट्स के दरमियान कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी के तौर पे यूज़ होती हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इन तीनों को एक ही चीज़ समझना शुरू कर देते हैं। हालांकि इन तीनों में थोड़ा फ़र्क है, बल्कि अच्छा खासा फ़र्क है। तो सबसे पहले हम इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में इस बेसिक कॉन्सेप्ट को ठीक करने की कोशिश करते हैं कि सेंट्रॉइड क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। तो मैं सबसे पहले एक वर्ड लिखता हूँ, यहाँ पे वर्ड है सेंटर। ये वर्ड हमारी नॉर्मल लाइफ में बेतहाशा बोला जाता है। ये वर्ड लिटरेचर में भी यूज़ किया जाता है, इंग्लिश लिटरेचर में, और ये वर्ड मैथमेटिक्स में भी यूज़ होता है। मिसाल के तौर पे एक लाइन है जिसमें ये 5, 6, 7 लोग खड़े हैं, और कोई आपसे पूछे कि इसमें दरमियान में बंदा कौन खड़ा है, तो आप बड़े आराम से कहेंगे कि नंबर 4 इज़ दी सेंट्रल पर्सन, सेंट्रल पोजीशन। तो एक तरीकाकार ये भी है इस वर्ड को यूज़ करने का। एक और चीज़, आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं, किसी ब्लॉक में रहते हैं, उसके 3 फ्लोर हैं। नीचे वाला ऑफ कोर्स ग्राउंड फ्लोर हो गया, इसको आप फर्स्ट फ्लोर कह दें, और इसको आप सेकंड फ्लोर कह दें। अगर आप फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं और कोई आपसे पूछे कि जनाब आप किस फ्लोर पे रहते हैं, तो आप जवाब में यही कहेंगे कि हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं या हम सेंटर फ्लोर में रहते हैं। तो एक ये वाला भी तरीकाकार है इस वर्ड को यूज़ करने का। आप 5 बहन भाई हैं, आपका नंबर तीसरा है, कोई आपसे पूछे आप अपने बहन भाइयों में किस नंबर पे हैं, आप कहेंगे मैं सेंटर में हूँ। सो कहने का मतलब ये है कि दिस वर्ड सेंटर इज़ यूज्ड इन जनरलाइज्ड वे, इन डिफरेंट केसेस में, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इसकी मीनिंग्स डिफरेंट होती हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में जो कॉन्सेप्चुअल और मैथमेटिकल डेफिनीशन है किसी पोजीशन की, दरमियानी पॉइंट की, उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रॉइड। अगेन सुन लें, मैथमेटिकल और कॉन्सेप्चुअल जो टर्मिनोलॉजी है किसी भी बॉडी के दरमियानी पॉइंट की, उसे हम सेंट्रॉइड से डिनोट करते हैं। ओके, नो कमिंग अप। इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें, मैं आपको बताता चलूँ कि मैथमेटिक्स में 2 तरह की फिगर्स होती हैं। कुछ होती हैं रेगुलर
जियोमेट्रिक शेप्स कुछ ये होती हैं और कुछ होती हैं हमारे पास इर्रेगुलर शेप्स। अब अगर बात हो रही हो रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप्स की, तो उसमें क्या क्या होता है? उसमें हमारे पास हो सकता है हमारे पास ये वाली वो कैसे कहते हैं, ये एक जैसे हमारे पास एक स्क्वायर है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, और इसी तरह यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ, ये आगे हमारे पास एक ट्रायंगल है। तो ये तीनों क्या हैं? ये हमारे पास रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप्स हैं। रेगुलर, तो इनका जो सेंट्रॉयड होता है वो कैसे मालूम करते हैं? इनके डायगोनल्स को आपस में मिला दें, ये मिला दिया। इसी तरह आप रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स को मिला दें, ये हमने मिला दिया। अब इसके डायगोनल्स को तो आप नहीं मिला सकते, डायगोनल्स नहीं है, तो इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ऑपोजिट साइड पे ड्रॉ किया, यहाँ से इधर एक ड्रॉ किया, और यहाँ से हमने एक यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, जैसे इस केस में स्क्वायर में यहाँ पे, रेक्टेंगल में यहाँ पे, और ट्रायंगल में यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, इसको हम कहेंगे ये सेंट्रॉयड है। ये सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल है, ये सेंट्रॉयड ऑफ रेक्टेंगल है, और ये वाला पॉइंट, और इसको हम सेंट्रॉयड ऑफ स्क्वायर कहेंगे। इसी तरह हमारे पास जो है वो जो एक मशहूर ये जो रेगुलर हेक्सागन है, उसकी भी इसी तरीके से निकाला जाता है, यानी इसके आप ऑपोजिट डायगोनल्स को आपस में मिलाएं, तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा उसको हम कहेंगे दिस इज आल्सो सेंट्रॉयड ऑफ हेक्सागन। ठीक है जी। अब आप आए, ये तो हो गया हमारे पास रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप्स का सेंट्रॉयड। तो याद रखें सेंट्रॉयड क्या होता है? दिस इज ऑलवेज द मिड पॉइंट ऑफ द रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप्स। ठीक है, एंड generally this is actually the point of intersection of the diagonals of a particular geometric shape. Again listen, this is actually the point of intersection of the diagonals of a particular regular geometric shape. That geometric shape may be either this square, it may be rectangle, it may be this triangle, और इट मे बी अ रेगुलर हेक्सागन, और कुछ और भी हो सकता है। ठीक है जी। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है इर्रेगुलर शेप का, तो इर्रेगुलर शेप क्या होती है? ये एक इर्रेगुलर शेप है, एक ये इर्रेगुलर शेप है। अब अगर इस इर्रेगुलर शेप का हम कोई सेंटर पॉइंट निकालें, तो देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये, और इसका जो डिस्टेंस है ये ऑफ कोर्स बराबर नहीं है। तो रेगुलर इर्रेगुलर शेप का सेंट्रॉयड नहीं होता। तो ऐसे केस में फिर क्या मालूम करते हैं? यहाँ पे फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है सेंटर ऑफ मास का। इर्रेगुलर शेप्स का हम सेंट्रॉयड फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसका हम सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करते हैं। अब सेंटर ऑफ मास क्या है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना बेहतर समझता हूँ, और वो है कि व्हाट इज़ लीनियर मोमेंट। हमें लीनियर मोमेंट का कॉन्सेप्ट पहले पता होना चाहिए, तो फिर जाके हम इस सेंटर ऑफ मास को समझ सकेंगे। हमने तीसरे चैप्टर में कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस के चैप्टर में पढ़ा था कि अगर ये एक फोर्स है F, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट O, ये जो इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस बन रहा है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस फोर्स F टू O, इसको हम D से शो करते हैं। तो मोमेंट जो होता है यहाँ पे हमारे पास, वो बराबर होता है F क्रॉस D। ये हमने पढ़ा था तीसरे चैप्टर में।
अब यहाँ पे जो मोमेंट होता है ये ऐसे ऐसे करके घूम रहा होता है, ठीक है। तो ये जो मोमेंट होती है ये एक्चुअली रोटेशनल मोमेंट होती है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम रोटेशनल मोमेंट भी कहते हैं और टॉर्क से भी इसको डिनोट किया जाता है, तो याद किया जाता है, टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है इसके लिए, मोमेंट या टॉर्क और एक्चुअल में रोटेशनल मोमेंट भी। लेकिन अब कॉन्सेप्ट है हमारे पास लीनियर मोमेंट का। लीनियर मोमेंट क्या होती है तो वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्ज करें कि ये हमारे पास एक पॉइंट है P1, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट P2, फिर हमारे पास पॉइंट है P3 एंड सो ऑन, और यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है Pn। इस पॉइंट P1 के ऊपर हमारे पास एक मास पड़ा हुआ है, वो है m1, P2 के ऊपर मास है m2, P3 के ऊपर है मास m3 और Pn के ऊपर है मास mn। अब इनका जो पोजीशन वेक्टर होगा फ्रॉम सम पॉइंट O, वो क्या होगा, वो हम यूँ डिनोट कर सकते हैं, ये और ये, इनको हम डिनोट कर देते हैं। इसको हम पोजीशन वेक्टर r1 क्या देते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जिसे हम डिफाइन करते हैं। तो P1 पॉइंट पे जो बॉडी पड़ी है जिसका मास m1 है, उसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू O r1 है, इसका r2 हो गया, इसका r3 हो गया एंड सो ऑन, इसका हो जाएगा rn। तो यहाँ से फिर हमारे पास लीनियर मोमेंट किसके बराबर आ जाएगा, that will be equal to sigma mi ri and I is from 1 to n। और इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं m1 ये वाला और मल्टीप्लाई बाय इसके पोजीशन वेक्टर r1 से, प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय पोजीशन वेक्टर r2 प्लस m3 मल्टीप्लाई बाय r3 प्लस सो ऑन एंड प्लस mn पोजीशन वेक्टर rn। तो ये जो डेफिनेशन है दिस इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंट, यानी एक बॉडी है उसके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल वेट m1, दूसरे का m2, तीसरे का mn, आखिरी का एक का mn है। तो इस पूरी बॉडी का जो लीनियर मोमेंट होगा वो mi/ri से हम डिनोट करेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रख के हम डिफाइन करते हैं सेंटर ऑफ मास को। सेंटर ऑफ मास क्या होगा, फर्ज करें कि ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है जी। यहाँ पे ये बॉडी, कोई भी बॉडी होती है वो बेशुमार क्या होती है, पार्टिकल से मिलके बनती है। हर पार्टिकल का यहाँ पे अगर हम लीनियर मोमेंट लें विद रिस्पेक्ट टू सम डिफाइंड पॉइंट, फर्ज के ये एक और पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है, इस पॉइंट के रेफरेंस से इन सारे पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंट लिया जाए और वो ज़ीरो के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस इर्रेगुलर बॉडी। बात समझ में आई? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसको मज़ीद भी डिस्कस करते हैं कि एक बॉडी है, एक इर्रेगुलर बॉडी है और ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बनती है हमेशा बॉडी। इस बॉडी का हर पार्टिकल का इस पॉइंट C के रेफरेंस से हमने लीनियर मोमेंट फाइंड आउट किया और उन सब का सम किया, और वो सम जो है वो सिग्मा mi/ri, I इज़ फ्रॉम 1 to n, इट शुड बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर है तो हम कहेंगे ये पॉइंट C जो है वो इस इर्रेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। इसको हम डिफाइन भी लिख भी लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी,
center of mass is the point with respect to which the linear moment of all the particles of a body is 0। और मैथमेटिकली इसको हम लिखेंगे, लीनियर मोमेंट की डेफिनेशन होती है एम आई आर आई, आई इज़ फ्रॉम 1 to n, इन सब का जो समेशन किया हुआ है इट शुड बी इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं दिस डेफिनेशन इज एक्चुअली कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास। इसको हम डिफाइन करेंगे सेंटर ऑफ मास से। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये ज़हन में रखें कि जैसे ये है, अगर मैं इस सेंटर बॉडी को डिवाइड कर देता हूँ दो हिस्सों में, ऐसे मैंने इसको यहाँ से काट दिया, एक हिस्सा जो है वो इस तरफ आ गया और एक हिस्सा हमारे पास इस तरफ आ गया। अगर हम याद रखें, इर्रेगुलर बॉडी जो है वो हमेशा किसी एक्सिस के लिहाज से सिमेट्रिक होती है, या तो वो, अब यहाँ पे ये लाइन जो है वो पॉइंट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यानी इस तरफ भी बॉडी, जितनी इस तरफ बॉडी मौजूद है उतनी ही इस तरफ बॉडी मौजूद है। तो जितने पार्टिकल्स इस साइड पे हैं इनका जब हम लीनियर मोमेंट लेंगे, फाइंड आउट करेंगे, और जितना इस तरफ के पार्टिकल्स हैं उनके लीनियर मोमेंट फाइंड आउट करेंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। फ़र्क ये होगा कि अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, और अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा। याद रखें, लीनियर मोमेंट, अगर मोमेंट जो है वो हमारे पास क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव होगा, और अगर मोमेंट जो है वो पॉजिटिव है तो ये हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव होगा। दूसरे लफ्ज़ों में क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये होगा। अगर इसको हम यहाँ से काट दें, आप देख लें, अब ये दो हिस्से इस तरह बन जाएंगे, इस तरह काट दें, अब ये दो हिस्से इस तरह बन जाएंगे। तो हमेशा याद रखें, ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये जहाँ पे ये आप बॉडी को कट कर रहे हैं, ये आपके जो लीनियर मोमेंट है उसको दो हिस्सों में तकसीम करता है, और वो दोनों हिस्से एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहाँ से आपको एक चीज़ और भी बताते चलें कि कोई भी बॉडी है उसके बैलेंसिंग पॉइंट तो कई हो सकते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास हमेशा एक होगा। फिर सुन लें, और इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बैलेंसिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे बॉडी को रोकें तो बॉडी की मूवमेंट रुक जाए, उसके अंदर मोशन रुक जाए, सारी जो फोर्सेस है एक दूसरे को नलीफाई कर दें और वो बॉडी बैलेंस पोजीशन में आ जाए, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए, उसे कहते हैं बैलेंस पोजीशन। वो बैलेंस पोजीशन कई हो सकती हैं किसी बॉडी की। मिसाल के तौर पे ये एक बॉडी है, बेशक रेगुलर है या इरेगुलर है, ये यहाँ से भी बैलेंस हो सकती है, ये यहाँ से भी बैलेंस हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है। बैलेंस पॉइंट तो कई हो सकते हैं किसी बॉडी के, लेकिन सेंटर ऑफ मास हमेशा एक होगा। बैलेंस पॉइंट, जब भी बैलेंस पॉइंट से, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक बैलेंस पॉइंट है, एक यहाँ पे बैलेंस पॉइंट है, यहाँ से भी जब हम लाइन गुजारेंगे, यहाँ से भी अगर हम इस बॉडी को कट करेंगे तो ये दो हिस्सों में ही तकसीम करेगी और ये लाइन हमेशा इसके सेंटर ऑफ मास में से गुजरेगी। बैलेंस पॉइंट की हर लाइन हमेशा सेंटर ऑफ मास में से गुजरेगी, तब ये बॉडी दो हिस्सों में बराबर तकसीम होगी। तो यहाँ से अब हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आ गए। पहला कॉन्सेप्ट था सेंट्रॉइड का। रिमेंबर, सेंट्रॉइड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप्स and it is generally the point of intersection of the diagonals of that particular shape. While जो हमारे पास center of mass है, center of mass is always associated with an irregular shape
with an irregular body, and it is actually a point with respect to which the linear moment of all the particles of a body is zero, and a body has only one and only one center of mass. One and only one सेंटर ऑफ मास। ये याद रखें, ये हम अगले लेक्चर में इसको प्रूफ भी करेंगे। तो आई होप कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे लीनियर मोमेंट सारी फोर्सेस का जीरो आ जाए, ये लीनियर मोमेंट है सिग्मा एम आई आर आई, आई फ्रॉम 1 to n, और अगर ये जीरो आ जाए तो उसको हम कहेंगे दिस इज सेंटर ऑफ मास, राइट। अब हम आखिरी कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं और दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास, इसको जनरली एक ही चीज़ समझा जाता है और टू सम एक्सटेंट ये ठीक भी है, किसी हद तक ये बात ठीक भी है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली मैथमेटिकली, मैथमेटिक्स एक्चुअली क्या होता है, मैथमेटिक्स आपको सारे केसेस को डील करके फिर एक डेफिनेशन बनाता है। अगर कोई चीज़ हर केस में एक जैसा बिहेव कर रही हो तो फिर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनती है, लेकिन अगर एक जगह पर भी वो डेफिनेशन पूरी नहीं उतरती तो फिर वो डेफिनेशन मैथमेटिक्स के हिसाब से वैलिड नहीं होती। और यही चीज़ यहाँ पर भी है। मसलन ये एक रेगुलर बॉडी है और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे उस पूरी बॉडी का मास जो है वो कंसंट्रेट कर रहा होता है, जहाँ पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट कर रहा होता है। लेकिन जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी किसके बराबर होती है? ग्रेविटी इज एक्चुअली मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स जी, विच इज जनरली नोन एज W, विच इज द वेट। ठीक है, फिर देखिए सेंटर ऑफ मास इज एक्चुअली ए पॉइंट वेयर द मास ऑफ द होल बॉडी कंसंट्रेट्स, जहाँ पे पूरी बॉडी का मास जो है वो अफेक्ट कर रहा होता है, राइट। लेकिन जो होता है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स वो W होती है। एक्चुअली W बराबर होता है mg के, यानी मास को ग्रेविटेशनल पुल के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जनरली ये छोटी सी बॉडी है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल जो होगा और जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल होगा, यहाँ पे फर्ज किया G इज 9.8 है तो यहाँ पर भी G इज इक्वल टू 9.8 ही होगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। यहाँ पे जो है वो चले G इज इक्वल टू 9.8 है, 79 हो जाएगा। तो जनरली इसमें फ़र्क नहीं होता। तो जब G सेम रहे इस छोटी सी बॉडी में तो हम देखते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ मास है यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। लेकिन अगर बॉडी हो बहुत बड़ी, ये फर्ज की एक बॉडी है जो यहाँ पे बनी हुई तो छोटी ही है, लेकिन फर्ज कर लें ये कई किलोमीटर लंबी चौड़ी बॉडी है, किलोमीटर्स में है, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो हमने बताया, ये हम अगले लेक्चर में प्रूव भी करेंगे कि ये तो एक सिंगल पॉइंट होता है पूरी बॉडी का। लेकिन यहाँ पे G की वैल्यू 9.8 है तो यहाँ पे G की वैल्यू 9.75 भी हो सकती है, यहाँ पे G की वैल्यू 10.1 भी हो सकती है। तो इस बड़ी बॉडी में G की वैल्यू, ग्रेविटेशनल पुल वेरी करता है हमेशा, याद रखें ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है और G जो है ये हमेशा वेरी करता है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस जगह जगह पर डिफरेंट होती हैं। हिली एरिया में ग्रेविटेशनल पुल और बढ़ जाता है, सेंटर ऑफ द मास, सेंटर ऑफ द अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल पुल ज़ीरो हो जाता है। तो ग्रेविटी हर जगह पे चेंज होती है और सेंटर और मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इस वजह से याद रखें कि बड़ी बॉडी जब आ जाएगी तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं करेंगे।
लेकिन जब छोटी बॉडी होगी जहाँ पे जी की वैल्यू में कोई बड़ा चेंज नहीं आ रहा, तो वहाँ पे मोस्टली जो सेंटर ऑफ मास होगा वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। आई होप कि अब आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी। मैं आखिर में इसको रैप अप करता हूँ एक दफ़ा, आखिरी दफ़ा फिर, कि सेंट्रॉयड हमारे पास सेंटर होता है सिर्फ रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप्स के, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इस तरह की जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं उनका जो मिडल पॉइंट होता है, जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स होता है, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रॉयड। ज्योमेट्रिकल शेप्स के साथ एसोसिएटेड होता है। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पे उस बॉडी का लीनियर मोमेंट ज़ीरो हो, और ये इससे डिनोट होता है सिग्मा mi/ri which is equal to 0 and I is from 1 to n। और सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये दोनों अगर बॉडी छोटी हो तो एक जैसे इक्वल हो सकते हैं, और अगर बॉडी बड़ी हो तो वेरी करेंगे। इफ बॉडी इज ह्यूज तो फिर ये एक दूसरे से डिफर करेंगे, वेरी करेंगे। और उसकी रीज़न यही है कि एक छोटी सी बॉडी में जी की वैल्यू ज़्यादा चेंज होने के चांसेस नहीं होते, लेकिन 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 अगर बॉडी बहुत बड़ी हो तो वहाँ पे मास तो कंसंट्रेट एक ही जगह पे करेगा, लेकिन जी की वैल्यू चूँकि जगह जगह पे चेंज होगी, दैट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी और होगा। सेंटर ऑफ मास इट इज एसोसिएटेड विद मास, center of gravity is associated with weight, and weight is actually the gravity। I hope कि स्टूडेंट्स अब ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि सेंटर क्या चीज़ होती है, सेंट्रॉयड क्या चीज़ होती है, और सेंटर ऑफ मास क्या चीज़ है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन तीनों में क्या फ़र्क होता है, लीनियर मोमेंट क्या होती है, और सेंटर ऑफ मास हम कैसे फाइंड आउट करती हैं। ये आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है। इस लेक्चर को मैं रिकमेंड करूँगा एक दफ़ा और इसको देख लीजिएगा, आपको बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक थ्योरम के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।